गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लास लेने जा रहा हूँ। बदलते परिवेश में ऑनलाइन शिक्षा एक ज़रूरत बन चुकी है। अब अभी आप लोग क्लास नहीं आ पा रहे हैं, कुछ ये स्वास्थ्य के कारणों से, कोविड-19 के कारणों से आपको घर में रहना पड़ रहा है। तो आप लोगों का पढ़ाई ना रुके, पढ़ाई का क्रम बना रहे, तो उसके लिए एक ऑनलाइन रिसोर्स की कोशिश की जा रही है। आज आपके बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें समझाया गया है किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर नागरिक के लिए क्या महत्व रखता है। किसी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गरीब आदमी के लिए एक रोज़गार ही एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, स्टूडेंट के लिए अच्छी शिक्षा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और इसी तरह अन्य पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई है। हम लोग का पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट से हम लोग शुरुआत करेंगे पढ़ने की। मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग दूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा, और आशा करूंगा आपको समझ में आएगा। और अगर समझ नहीं आती है तो कुछ जो टॉपिक आपका बच जाता है, आपको उसमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं अगले क्लास में देने की कोशिश करूंगा। डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। बोल रहा है कि जो हम लोगों के मन में जो आइडिया है डेवलपमेंट का या प्रोग्रेस का, विकास का, वो हम लोगों के साथ शुरुआत से रहा है, आदिकाल से रहा है। जब हम लोग स्टोन एज इरा में थे, किसी ने टूल्स बनाना शुरू किया, उस टूल से उनको खाने पीने की सुविधाएं हुई। फिर उसके बाद किसी ने फायर और ये सब का आविष्कार नहीं हुआ, खोज हुआ। क्यों? फायर तो पहले से था नेचर में, लेकिन उसको यूज कैसे करना है उसका हमने इस्तेमाल शुरू किया। फिर किसी ने व्हील की खोज की, और आज धीरे धीरे हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और आज हम लोग इन्फोटेक आईटी के रिवॉल्यूशन के एज में पहुंच चुके हैं। तो हर क्षेत्र में आदमी ने अपनी एक पहल रखी, अपने लिए आगे विकास की आशाएं रखी, और देश और समाज उसी के साथ आगे बढ़ता चला गया। पर भारतीय समाज बहुत ही विभिन्न समाज, बहुत ही अनेकताओं से भरा हुआ समाज है। तो इसके चलते हर आदमी का अलग अलग एस्पिरेशन है, विकास का नज़रिया है। उनके हर से पूछेगा तो उनके लिए विकास क्या है, तो सबका अलग अलग जवाब आएगा। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, हम लोग उस बुक को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे उसके, और समझेंगे कि कैसे हर आदमी के लिए नज़रिया जो विकास का वो अलग अलग क्यों है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विथ अस। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। बोल रहा है कि जो विकास का जो नज़रिया हम लोग के साथ शुरुआत से ही है, मानव सभ्यता के शुरुआत से ही है, और हर आदमी के मन में एक डिजायर, एक इच्छा है, एक बना हुआ एक सिस्टम है कि मतलब उसके मन में क्या, मेरे लिए विकास का क्या मतलब है। वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। हर आदमी के मन में एक ये भी आइडिया है कि देश कैसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, सभी के मन में कुछ ना कुछ विचार आते हैं कि हमारे देश में क्या नहीं है, या मेरे घर पास क्या नहीं है, मेरे पास वो होना चाहिए था। जो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। हम लोगों के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें एकदम होनी ही चाहिए। रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक चीज़ है जो हर के पास होना चाहिए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या सबके लिए जीवन और सुधर सकता है और अच्छा हो सकता है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। हम लोग कैसे साथ में अच्छे से रह सकें, आगे हम लोग बढ़ सकें। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। क्या समानताएं जो हम लोगों को अभी समाज में मिल रही है, अभी भी अनइक्वलिटी हम लोग कहीं कहीं फेस करते हैं, तो क्या समाज में और भी इक्वलिटी का मौका है, और भी चांस है जिससे और भी इक्वलिटी आए। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। बोल रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि ये सब जो सवाल हम लोगों ने अभी किया, उसके बारे में सोचना। क्या हमें क्या इक्वलिटी की ज़रूरत है, क्या हमारा देश कैसा हो, हमारा विकास कैसे हो, क्या हम लोग साथ में कैसे रह सकते हैं जिससे आपस में भेदभाव ना हो और हम लोग विकास करते रहें।
यही सब सवाल को पूछना ही एक अपने आप में एक डेवलपमेंट का परिचायक है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। यह एक अपने आप में बहुत ही जटिल टास्क है और इस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे डेवलपमेंट टर्म को, विकास के टर्म को समझने की। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेज। बोल रहा है कि विकास के बारे में आप आगे क्लास में जाएंगे तो और ज़्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक और भी है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आएगा कि 10th के बाद तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा नहीं, मेरे काम का ये शायद ज़्यादा नहीं है, चलो किसी तरह पास करना है। परंतु सच्चाई यही है कि कल होके आप किसी भी जॉब में जाएंगे, जब तक आप सामाजिक परिवेश को नहीं समझ पाएंगे तो आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक इंजीनियर को भी समझना पड़ेगा कि वो किस तरह के मार्केट के लिए अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। एक डॉक्टर को भी समझना पड़ेगा कि वहाँ जहाँ वो क्लिनिक इस्टेब्लिश करने जा रहा है और जिनकी सेवा करने जा रहा है वहाँ कैसे लोग हैं, कैसी मानसिकता के लोग हैं, तभी वो आगे बढ़ सकेंगे। तो हम लोगों के समाज के लिए, देश के लिए ज़रूरी है कि हम लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सब का भी अच्छा नॉलेज रखें। कम से कम बेसिक नॉलेज तो ज़रूर रखें, जिससे कि हम आगे अपने जीवन में इसका काम ला सके, क्योंकि यही हमारे विचारों को बनाता है और उसी के अनुसार हम अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। You will learn more about these in higher classes. Also, you will find answer to many of these questions, not just in economics, but also in your course in history and political science. जैसे मैंने कहा कि आप बहुत सारे सवाल जो यहाँ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसका आंसर आपको इतिहास से भी मिलेगा और पॉलिटिकल साइंस से भी मिलेगा। मतलब आपका जो पॉलिटिकल साइंस में क्या नहीं बेटी, पढ़ा रहे बेटी, बोलो। जो तुम मामा को पूछती है। अच्छा ठीक है, जाओ, अब मत आना, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। हाँ, यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेज। बोल रहा है कि, और उसके आगे बोल रहा है कि आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप ये सवालों को जवाब ढंग से दे सकें। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। बोल रहा है कि हम लोग आज यदि इंडिया में हैं तो हम लोग भी मतलब पिछले पास्ट से हम लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं। कहने के लिए हम लोग का इकोनॉमी, यदि आप इतिहास में थोड़ा सा रुचि रखते हैं, पढ़े भी होंगे कि हम लोग की इकोनॉमी जब मौर्य काल के समय दुनिया की लगभग 80% इकोनॉमी हम लोग के पास थी, 80 से 90% इकोनॉमी। मुगल वंश के समय हम लोग दुनिया के जीडीपी का 60 to 70% अपने पास रखते थे। पूरे दुनिया के लोग हम लोग के यहाँ बिजनेस के लिए आते थे। हम लोग के यहाँ जो चेक की जो प्रथा है, हम लोग के यहाँ जो मतलब बैंकों में जो हम लोग चेक देते हैं, उसको एक हुंडी कहा जाता है। पहले के ज़माने में उसे एक हुंडी कहा जाता था। उसमें कोई व्यापारी यदि नोट लिख देता था तो हमारे व्यापारियों की इतनी वैल्यू थी कि ईस्टर्न यूरोपियन के मार्केट में भी वो हुंडी का वैल्यू किया जाता था। जो चाइना के मार्केट में वहाँ वो हुंडी का वैल्यू होता था। यानी वो चेक एक तरह से, जो आज के समझ में कि वो चेक से यदि किसी ने कह दिया कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन कर देता हूँ, तो वहाँ के भी बैंकों में वहाँ के भी व्यापारी लोग उसका इस्तेमाल करते थे और वो फिर जब वापस हम लोग के पास आते थे तो वहाँ व्यापार करने के लिए तो उसका इस्तेमाल करते थे। तो लेकिन समाज में कई परिवेश बदलते हम लोग का बदलाव आया। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने हमारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल, दुरुपयोग किया। हम लोग उन सब में पिछड़ते चले गए। आपस में छोटे छोटे राजा लोग मिलकर लड़ते रहे और हमारे रिसोर्स की बर्बादी होती चली गई। और आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि कहाँ सही में जो सोने की चिड़िया का जो नाम था, उससे हम लोग अब विकासशील देशों की श्रेणी में आ गए हैं। तो वही बोल रहा है कि इतिहास का, भौगोलिक स्थिति का हम लोगों के समाज में, हम लोग के आज के जीवन यापन में बहुत ज़्यादा असर होता है। और यही बोला, इट इज दिस वी कैन नॉट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। और ये हम लोग बदलाव की इच्छा
नहीं रख सकते हैं जब तक हम अपने इतिहास से ना जुड़ सकें। इतिहास को यदि हम लोग भूल जाएंगे और बीच में किसी भी अपने मतलब एक दिन को भी, अपने इतिहास के एक दिन को भी हम लोग अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। हर घटना हमें इस आज के सिचुएशन से जोड़ती है, तो हम लोग के लिए वो जानना भी जरूरी है। इट इज ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। और उसी तरह यदि हम में कोई आशा है, इच्छाएं हैं कि हम लोग ये डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल प्रोसेस में विश्वास करते हैं, तो यही पॉलिटिकल प्रोसेस, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था ही हमें, हर आदमी को, सरकार को मजबूर करे कि हर आदमी के नज़रिए से विकास को देखें, डेवलपमेंट को देखें। अगर वही डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं रहती, राजा की व्यवस्था रहती, राजतंत्र रहता या ऑटोक्रेटिक रूल रहता, तो हर आदमी का कोई महत्व नहीं होता, हर आदमी को सोच का महत्व नहीं होता। पर हमारे लोकतंत्र की विशेषता है जिसके कारण हर वोट का समान वैल्यू है, और वही समानता के चलते हर एमपी को, हर एमएलए को, हर मुखिया को, सबको, हर आदमी के विचारों को सुनना पड़ता है और उसमें से एक कलेक्टिव समूह के इच्छाओं पर काम भी करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेज डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। बोल रहा है कि डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है दूसरे लोगों को और डिफरेंट गोल्स के साथ। मतलब हर लोगों का, डिफरेंट पीपल यानी अलग अलग लोग हैं, तो उनका विकास का भी अलग अलग नज़रिया है, डिफरेंट गोल्स है उनका, और उनका अलग लक्ष्य है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन, उसके पहले एक रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला और एक उसका बच्चा है। उसका बच्चा बाहरी दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड है, स्कूल जाता होगा शायद, हो सके उसके स्कूल में या उसके अगल बगल लोग कार से घूमते होंगे, तो वो अपने पिता से कार की डिमांड कर रहा है। तो उसके पिता क्या जवाब दे रहे हैं? यू वांट ए कार, तुम्हें कार चाहिए। द वे आवर कंट्री इज सेटअप, ऑल यू कैन होप फॉर माई इज मे बी वन डे ओन द रिक्शा यू पुल। मतलब बोल रहा है कि तो आपको कार चाहिए बेटा, लेकिन मैं तो यही आशा करता हूं कि जो रिक्शा मैं खींच रहा हूं, कम से कम ये रिक्शा आप ओन कर सके, आप इसके मालिक बन सके। I'm having trouble connecting to the internet. Take a look at the help section in your Alexa app. Sorry. Development goals of different categories of person. आगे पहले टेबल के बारे में क्या लिखा उसके बारे में पढ़ते हैं। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in table 1.1. What are their aspirations? बोल रहा है कि इस टेबल जो 1.1 टेबल हम लोग का है, उसमें हर अलग अलग लोगों के लिए क्या इंस्पिरेशन है, क्या उनकी इच्छाएं हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश करें। यू विल फाइंड सम कॉलम्स आर पार्टियली फिल्ड। कुछ कॉलम जो है यहाँ मतलब पार्टियली, मतलब थोड़े थोड़े करके फिल्ड, कुछ आप देख सकते हैं टेबल कुछ पूरा फिल्ड है, कुछ खाली है। ये कुछ उन लोगों ने अपने तरीके से बता के रखा है कि इसमें क्या मतलब लोगों की क्या ज़रूरतें होगी। हो सकता है कि जो उन्होंने बताया है, बुक में बताया है, आपके यहाँ के लेबर का या आप किसी लेबर को जानते होंगे, उनकी इच्छाएं हो सके इनसे भी बदल सकती है। क्योंकि डेवलपमेंट कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, मैथ का फार्मूला नहीं है कि ये लिख दिया तो इसका इक्वल टू डेवलपमेंट हो जाएगा, बल्कि ये हर लोगों के नीड पे बनी हुई एक मतलब कोशिश है, एक इच्छा है, हर लोगों के नीड पे बनी एक थ्योरी है, और थ्योरी में बदलाव आते रहते हैं। तो हो सके जो लैंडलेस लेबर, रूरल लेबलर के बारे में यहाँ दिया हुआ है, हो सके आप जब आगे पढ़ेंगे आपके मन में आए कि नहीं ये पूरा जरूरी नहीं है कि ये पूरा सही हो, इसमें मतलब और भी कुछ ऐड हो सकते हैं, या हो सके इसमें कुछ ऐसा भी होगा कि जो दिया हुआ है उसमें आपके गांव के पास के लेबरों के लिए वो सब चीज़ अवेलेबल हो, आप इससे अलग उनकी समस्याएं हो। तो ये कहने का मतलब है कि ये टेबल भी पूरी तरह से एकदम है नहीं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, इससे आगे हम लोग सोच नहीं सकते हैं। पूरे इस चैप्टर के शुरुआत में पहले भी एक टीचर के लिए कि ये गोल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि टीचर का काम है कि ये डेवलपमेंट जो चैप्टर पढ़ाए या पूरा जो इकोनॉमिक्स जो बुक पढ़ाए उसमें इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए आप में और हम में। मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा तरीके से लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। परंतु कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते आप लोगों को इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पा रहा है। जितना हो सकेगा हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। वही बोल रहा है, यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्टियली फिल्ड, मतलब कुछ पूरी तरह से भरा हुआ है, कुछ में कुछ के नाम दो, इधर खाली है। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, आप लोग खुद और मैं पढ़ा कर कोशिश करूंगा कि ये जो टेबल है उसको हम लोग भरने की कोशिश करें। यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन, टेबल में कुछ पार्ट नीचे छूटा हुआ भी है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम चाहेंगे तो और भी अपने मन से कोई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं कि ये लोगों की कैटेगरी होनी चाहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टेबल के अनुसार। टेबल का नाम है कैटेगरीज डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। उसमें दो भाग हैं, कैटेगरी ऑफ पर्सन और उसका गोल्स क्या है, डेवलपमेंट गोल्स क्या है। फर्स्ट है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, बोल रहा है कि वैसे लेबरर जिनके पास जमीन नहीं है। क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेज, मतलब ज़्यादा लोगों के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, मतलब कि हर दिन लगभग वो लोग तो चाहेंगे, जो गरीब आदमी है, गरीब गुरबा आदमी जो लेबर पे काम करता है वो तो इच्छा रखेगा कि मुझे हर दिन काम मिले। एंड बेटर वेजेज, उनको कमाई भी अच्छे तरीके से हो, उनका इनकम जो है वो मतलब जो 300-400 रुपये आज हम लोग का लेबर जो सरकार मतलब मार्केट में रेट चल रहा है, वो लोग चाहेंगे कि हमें भी वही मिले जो पटना के लेबरों को मिले। जैसे आज हम लोग यदि यार बड़े शहरों के लेबर को मिले, मतलब वो चाहेंगे कि मैक्सिमम हमें सैलरी मिल सके हम लोग भी, क्योंकि उसी लेबर पे उनका ये डिसाइड होता है कि अगले रात में वो खाना खाएंगे कि नहीं, आज की रात उनके घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर दियर चिल्ड्रेन, बोल रहा है कि लैंडलेस रूरल लेबर के एक और भी इच्छाएं होंगी कि जो सरकारी स्कूल है या जहां वो अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, कम से कम वहां क्वालिटी एजुकेशन मिले उनके बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कि वो गरीब हैं तो उनका एजुकेशन का क्वालिटी या उनका पढ़ाई में जो उनका रिसोर्स या टाइम जो खर्च हो रहा है वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भले ही हो सके सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो लोग कह सकते हैं कि हाँ फ्री के स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो क्या उन लोगों को कैसा पढ़ाई मिलेगा, पर वैसा नहीं है। अगर वो, क्योंकि एक गरीब आदमी के लिए वो बच्चा जो पढ़ने जा रहा है वो भी उसके इनकम का बहुत बड़ा रूप उसमें लगा हुआ है। वो यदि वो लड़का वहाँ पढ़ने नहीं जाता, खेतों में या छोटा मोटा घर में या दुकान या कहीं भी छोटा मोटा काम कर लेता, तो वो घर में 200 रुपया 300 रुपया कमा के लाता। एक तरह से उस गरीब के लिए वो भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। तो वो चाहेगा कि हम जो पढ़ाई के लिए बच्चों को भेज रहे हैं वो मेरा फ्रूटफुल हो, ऐसा ना हो कि लोग मतलब मेरा पैसा एक तरह से या मेरा रिसोर्स जो है, टाइम जो है वो बर्बाद ना हो। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कैन टू बिकम लीडर्स इन द विलेज, ये कह रहा है कि गांव में कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब ये गांव में जैसे किसी को ऊंच नीच या भेदभाव ना हो और गांव के लीडर वो भी बन सकें। ऐसा ना हो कि उनको गांव का लीडर बनने ना दिया जाए। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पर्सन क्या है, प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। एक पहली कहानी पहला कैटेगरी था कि जो रूरल लेबरर्स हैं, लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। अब दूसरा जस्ट इसके अपोजिट है कि जो प्रोस्पेरस फार्मर्स है पंजाब हमारे राज्य देश का एक अनोखा राज्य है, जो पूरे देश में लगभग खेती का ये हाल है, खास करके हम लोग के हिंदी भाषा भाषी बेल्ट में, कि खेती से लोग दूर भागते हैं। खेती को लोग रिस्की समझते हैं, खेती को लोग मतलब कमाओ का जरिया समझते हैं, तो मतलब लेकिन जब जिनको मौका मिलता है वो खेती से दूर भागते हैं, उन्हें घाटे का सौदा लगता है। परंतु पंजाब ही ऐसा राज्य है जिसने खेती को बहुत अच्छे तरीके से अपनाया है और वहाँ लोग जम कर खेती करते हैं। ऐसी खेती करते हैं कि उन लोग उससे पैसा जमा करके कई लोग विदेश में भी सेटल हो गए हैं, अपने बाल बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। तो खेती उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है।
तो उसका क्या गोल्स है डेवलपमेंट का, उसका एस्पिरेशन क्या है वो पढ़ना है। एश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम, मतलब खेती जो है उनके डेवलपमेंट के का जो जरिया है, पहला है कि कम से कम हम लोग की जो इनकम जो है वो हाई हो, अच्छी हो, सुनिश्चितता उसकी बने कि हम लोग अच्छे ढंग से कमा सकें। थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेज फॉर देयर क्रॉप्स, तो वो हायर मतलब पैसा कहाँ से आएगा भाई, जो हाई चाहिए, वो जो उनका अनाज है जो खेतों में उगा रहे हैं, जो पूरे देश में उनको एक्सपोर्ट करना रहता है, पूरे देश में इधर उधर भेजते हैं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कम सपोर्ट प्राइस जो हो अच्छा हो, मतलब दाम जो है मार्केट रेट के बराबर हो, ऐसा ना हो कि मार्केट रेट से कम हो या मार्केट रेट से कहीं बेहतर हो, जिससे कम से कम लागत तो उनका आए ही आए और अच्छी खासी प्रॉफिट भी वो कमा सकें। फिर थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स, तो उनका एक और भी ये तरीका है कि हाँ भाई मेहनत तो हम करेंगे ही, परंतु उन लोगों के परिवार में खेती तो है, पर लगभग 30 हर परिवार से कोई ना कोई बच्चा विदेश गया रहता है। पंजाब के लोग कनाडा, अमेरिका, आजकल ईस्टर्न यूरोप में भी बहुत लोग जाने लगे हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो उन लोगों के पास लेबर की बहुत कमी है, तो वो चाहते हैं कि लेबर भी कम से कम हमें सस्ते में मिले, मतलब लेबर का भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई ना हो। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रोड, उनके लक्ष्य में एक और चीज़ क्या है कि कम से कम मेरा बाल बच्चा विदेश में जाके सेटल्ड हो जाए, वहाँ जाके निवासी वहाँ का बन जाए। अब आइए, फार्मर शुड डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वैसे फार्मर जो सिर्फ रेन पर डिपेंड करते हो, जो सिर्फ क्या कहते हैं बारिश पे डिपेंड करते हो अपने क्रॉप्स को उगाने, मतलब फसल के उगाने के लिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन लोगों का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। देखिए मैंने कुछ अपने तरीके से उसमें कुछ चीज़ें डालने की कोशिश की है। उस टेबल में हम लोग ये भर सकते हैं कि जो फार्मर डिपेंड करते हैं कि सिर्फ रेन पर ही हम लोग, मतलब बिना रेन के हम लोग की खेती नहीं हो सकती है, तो वो लोग सरकार से क्या चाहेंगे कि सरकार उनके लिए नहर की व्यवस्था करे, सिंचाई के लिए कैनाल सिस्टम डेवलप करे। कुछ जो नोट्स मैं साथ में बनाया हूँ, मैं लिंक में साथ में यूट्यूब में जब डालूंगा तो उसमें डाल दूंगा, आप चाहेंगे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पढ़ते पढ़ते यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। कैनाल सिस्टम ईयर मतलब खेत के लिए हो जाए कि कम से कम सालों भर उनके यहाँ पानी हो। ईयर राउंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यदि कैनाल सिस्टम बन जाएगा, सिर्फ रेन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो ये सालों मतलब उनके पास पानी की व्यवस्था हो जाएगी, तो उनके लिए खेती करना आसान हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कैनाल सिस्टम बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, या कैनाल सिस्टम बहुत जल्दी का सॉल्यूशन नहीं है, तुरंत भर में कैनाल बनता नहीं है। कैनाल बनाने के लिए कहीं रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, रिजर्वायर के लिए वैसा ऊंचाई पे जगह खोजना पड़ेगा। कैनाल सिस्टम जनरली मतलब ढलान से क्षेत्र में ही, मैदानी क्षेत्र में बनता है, लेकिन उसके लिए ये रिजर्वायर कम से कम ऊंचे क्षेत्र पे बनाना पड़ेगा, और वो रिजर्वायर के बाद यहाँ वहाँ हजारों किलोमीटर का लंबा कैनाल का जाल बिछाना पड़ेगा, उसकी रिपेयरिंग करनी होगी, उसका मेंड बनाना होगा, उसके ढलाई करनी होगी, बहुत सारा चीज़ होता है। तो वो करना एक थोड़ा तुरंत का तो काम है नहीं, इसके लिए सरकार प्रोसेस बनाएगी, इम्प्लीमेंट होते होते इसको 10 साल लगेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सरकार चाह भी लेगी कि हम 1 साल में कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक रिजर्वायर बनने में टाइम लगेगा, फिर उसके लिए कैनाल बनाने में टाइम लगेगा। तो वैसे किसान क्या चाहेंगे कि हाँ भाई इस साल फसल तो हो रहा है, तो इस साल आप कैनाल सिस्टम तो नहीं बना सकते हैं, चलिए प्रोसेस में तो लग जाइए, लेकिन तब तक के लिए क्या कीजिए, कम से कम हमारे लिए चीप इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, सस्ती बिजली दीजिए, हो सके फ्री बिजली दीजिए, या जहाँ बिजली के वो भी एक मान ले, बिजली तो सब जगह अब लगभग हमारे खास बिहार में तो लगभग गाँव में लगभग पहुँची हुई है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी राज्य हैं आज से मतलब 5 साल पहले वो हालत नहीं था। तो सरकार वो क्या करती, वो तो ये नहीं कहती कि नहीं पहले बिजली का तार लगाएंगे तब हम आपको सस्ती बिजली देंगे, तब तक 5 साल का किसान भूखे तो नहीं मरते। तो उसके लिए सरकार आज भी दे रही है, ऐसे डीजल सब्सिडी देती थी कि मतलब हाँ भाई ये डीजल आप खरीद लीजिए, आपको डीजल को हम कम दाम में दिलवाएंगे, जिससे आप फीटर मोटर चलाइए, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कीजिए और पटवन कर लीजिए। इन सबों के बावजूद मान लिया ये सब सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो,
कि यदि बाय द वे बरसात ना हो पाए, रेन ना हो पाए, कितना भी यदि रेन यदि बारिश ही फेल कर जाए तो कैनाल सिस्टम की थोड़ा स्ट्रांग भी रहे, कितना भी स्ट्रांग रहेगा तो फसल की पैदावार उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो वो लोग क्या चाहेंगे कि हम लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, क्रॉप इंश्योरेंस मिले, जिससे कि हम लोग का यदि पूरी तरह से ही फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार कम से कम इतनी जिम्मेदारी उठाए कि मेरे जो क्रॉप है, जो मेरा अनाज है, जिसमें जो लागत है वो कम से कम मेरी आ जाए कि अगले साल खेती के लिए मैं फिर से हिम्मत जुटा सकूं, फिर से तैयार रह सकूं। सरकार भी चाहे कि ऐसा हो, वो नहीं चाहे कि अगले साल यदि हम बार बार यदि किसी का क्रॉप फेल हो, किसी ओलावृष्टि के कारण या किसी अन्य चीज़ों के कारण, तो वो आदमी यदि खेती से मुंह मोड़ेगा तो उतने लोग और बेरोजगार होते चले जाएंगे, और जितने लोग बेरोजगार होते जाएंगे सरकारी सिस्टम पे उतना ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो इसलिए सरकार नहीं चाहे कि अच्छे खासे रोजगार को ख़त्म करे, इसलिए सरकार आजकल कई कई परियोजनाएं ला रही है जिससे किसानों को हेल्प मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड में क्या है। और एक बात मैं फिर से स्पष्ट करूंगा कि जो भी मैंने टॉप बताया वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम ये अक्षरशः यही पालन होना है। हो सके आप खेतिहर किसान फैमिली से जुड़े हुए होंगे तो इनमें और भी समस्याओं को जोड़ सकते हैं, आपके माता पिता इस समस्याओं को और जोड़ सकते हैं कि और क्या समस्याएं हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको लिखें, जिससे मैं आप लोगों के बीच शेयर कर सकूं। ना भी कर सकूंगा तो और भी जो बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन को यदि पढ़ेंगे तो वो खुद समझ सकेंगे, क्योंकि ये समझने की चीज़ है, ये रटने की चीज़ नहीं है। आप 10th के बच्चे हैं, आपके लिए ये इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। ए रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, ये खास करके ये बताया गया है कि ऐसे परिवार से जो ज़मीन जायदाद जिनके पास हो उसके यहाँ की औरतें, मतलब ये खास करके इसलिए ये बताया गया है कि ये औरत के पास सब चीज़ है गांव में, मतलब उसका अच्छा स्टेटस है क्योंकि ज़मीन है, हो सके गांव में उनका घर भी संपन्न होगा तो उनकी भी क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। कई लोग कह सकते हैं जब सब चीज़ है तो ज़रूरत क्या होगी, लेकिन वैसा नहीं है, उनकी भी कुछ ज़रूरतें तो होती ही हैं। पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहला गांव में लोग कहते हैं कि जेंट्स लोग खेती का काम करते हैं घर में, और जो मेल होते हैं, जो फीमेल होती हैं, औरतें जो होती हैं वो लोग घर गृहस्थी का काम करती हैं। परंतु सच्चाई यह है कि खेती के काम में 60 to 70% जो काम है वो औरतें ही करती हैं। यदि आपको कुछ याद होगा तो मैं क्लास 7 में ज्योग्राफी कभी कभी क्लास लेता हूं तो उसमें एक खास करके वो दिया हुआ है एक पैराग्राफ कि खेती का मैक्सिमम काम, मतलब जेंट्स क्या करते हैं, फसल बोने के समय जाते हैं, फिर फसल काटने के समय जाते हैं, बीच बीच में ये खाद का छिड़कने के लिए या दवा छिड़कने के लिए जाते हैं। परंतु औरतें क्या क्या करती हैं, फसल बुआई के समय भी औरतों का ही काम है, बुआई के बाद फसल जब पकता है तो कटाई के समय भी औरतों का ही काम है, फिर कटाई के बाद जब धुनाई उनाई होकर खलिहान से जब खेत घर में आता है तो वो ढोना भी औरतों का ही काम है। फिर जब घर में यदि चावल का ही खेती लीजिएगा, धान की खेती, तो उसका उसन्ना जिसको कहते हैं वो भी औरतें ही करती हैं। तो ज़्यादा काम किसका हुआ, खेती का काम भी ज़्यादातर औरतें ही करती हैं। तो इसमें जो क्या क्या है, शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क, घर का जो काम है उसको शेयर करना। दूसरा वोटिंग राइट्स, मतलब शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क हुआ कि खेती का काम भी शेयर तो सब कर ही रहे हैं, घर के भी कामों में मतलब कम से कम जो जेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो मम्मी पापा की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको मदद करें। ऐसा ना हो कि बेटी है घर की या औरत है तो उसी को सारा काम करना है, बेटी है तो नहीं भाई तुमको पढ़ने नहीं जाना है, तुम घर का काम तुम करो क्योंकि तुम औरत हो, लड़की हो, तुमको कल हो के यही सीखना है। तो माता पिता ऐसा ना करें। दूसरा है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स आप कहेंगे कि वोटिंग तो सबको देने का हक है, परंतु यहाँ पे एक बात आती है कि मैक्सिमम महिलाएं जो हैं वोटिंग तभी देती हैं जो उनके हस्बैंड या उनके परिवार के जो बड़े जन हैं वो कहते हैं, और उसी पे देती हैं जो उनका आदेश होता है। तो ये भी कह सकते, तो वहाँ पे ये बदलाव आनी चाहिए कि नहीं, लोगों को अपने तरीके से वोट देने का हक हो, क्योंकि औरतों
बहुत सारे जो नागरिक होते हैं वो उनकी अपनी इच्छाओं के अनुसार वोट देना है, इसलिए उनको ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो एस्पिरेशन है जो पूरा करेगा वो उसी को वोट देंगी। यदि वो नहीं पूरा करेगा, वो सिर्फ जेंट्स के ही एस्पिरेशन को पूरा करेगा, तो सही लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है। 50% लोगों को यदि हम लोग उनसे वोट तो दिलवा रहे हैं पर उनके मन का नहीं दिलवा रहे हैं तो वो गलत बात है। फिर है इनकम राइट्स। सबसे बड़ी असमानता इनकम राइट्स में आती है। दिन भर महिलाएं काम करती है, सुबह 4 बजे से उठ के रात में 10 बजे तक लगातार काम करती हैं, परंतु लोग क्या कहते हैं कि घर में पैसा तो जेंट्स ही लाता है, जो 9 बजे ऑफिस जाता है और 5 बजे आ जाता है घर से, ऑफिस से। और उसके बाद दिन इनका काम सुबह से लेकर शाम तक फिजिकल मेंटल सारा चीज़ होता है। अभी जो लॉकडाउन में बहुत सारे घर में देखने को ही मिल रहा होगा, एहसास भी हो रहा होगा, आप बच्चों को भी एहसास हो रहा होगा कि माता को कितना मम्मी को कितना काम रहता है। लेकिन और इनका काम तो 9 से 5 में ख़त्म भी हो जाता है। महिलाओं का तो 4 बजे से शुरू होता है, रात के 10 से 11 बजे तक, जब तक सब कोई खाना खा पी के सो नहीं जाता तब तक ये लोग लगी रहती हैं। और सबके जगने से पहले इन लोगों को जगना भी पड़ता है, क्योंकि फिर से फर्स्ट ब्रेकफास्ट सबके लिए बनाना है, नाश्ता बनाना है। तो इनकम, और उसमें क्या कहा जाता है कि इनकम जो है जेंट्स ला रहे हैं। तो इसी को यदि हम एक दाई नौकर के टर्म में जोड़ ले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब मम्मी को दाई नौकर से कंपेयर कीजिए, लेकिन एक जोड़ के देखिए कि यदि आप अकेले कहीं दिल्ली बेंगलोर या कहीं पे पढ़ रहे हैं, यही काम करने के लिए, एक कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, एक पोछा लगाने के लिए जो दिन भर में एक टाइम आता है, उसको आप 5,000-6,000 रुपये मंथली देते हैं। आपकी मम्मी पापा को, आपकी माता जी को क्या मिलता है जो 24 आवर में 20 आवर्स आपके लिए लगी रहती हैं? ये मिलता है कि नहीं भाई, कमाई तो आप नहीं कर रही हैं, कमाई नहीं कर रही हैं परंतु कमाई बचा भी तो रही हैं। तो कम से कम उन्हें भी एक इनकम का राइट्स हो। यदि उनके पास कुछ समय मिलता है तो भी कुछ सामान खरीद बिक्री अपने मन से कुछ बनाएं, घरेलू उद्योग में कुछ काम करें और उसको बेचें, और उससे वो लोग कुछ कमाई अपना भी कर सकें। बिल गेट्स एक बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में, बिहार में खास करके शुरू किया, बिहार और यूपी में कहीं कहीं उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि गांव के महिलाओं को इनकम को बढ़ाने के लिए, गरीब महिलाओं के लिए खास करके है, कि वो बकरी देते हैं। बकरी को मतलब फ्री में या बहुत कम पैसे में उन्हें लोन के रूप में मिलता है। महिलाएं जो गांव की होती है वो बकरी से, मतलब उस बकरी के दूध से बच्चों का लालन पोषण भी थोड़ा हो जाता है। उसको खाने के लिए चारे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बकरी के लिए खास कुट्टी उट्टी ये सब की ज़रूरत नहीं, तो वो तो चर के आ जाती है इधर उधर ग्रेजिंग करके। और बाद में जब बकरी बड़ी होती है तो उसको मंडी में बेच के कुछ पैसा महिलाएं कमा लेती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इनकम राइट्स देने का महिलाओं को। तीसरा, से इन द फैमिली, मतलब परिवार में इनका वैल्यू हो, उनके कहने का भी। घर का मैक्सिमम डिसीजन बिना इनसे पूछे लिया जाता कि महिलाओं को क्या पता है, परंतु महिलाएं भी इस घर को इतने दिन से देख रही है, सदियों से महिलाएं देखती आ रही है, उनको भी कुछ समझ होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि परिवार में उनका भी कोई, उनके भी बातों का वैल्यू हो। फिर है इक्वलिटी इन फैमिली, परिवार में इनको भी समानता का अधिकार मिले। ऐसा ना हो कि जेंट्स लोग ही घर का सारा काम करते हैं, मतलब जो हम लोग के मन में है, तो इसलिए वो खाट पे सोएं या वो मतलब अच्छे से रहें, गाड़ियों से घूमें, ऐसी कार से घूमें, और महिलाएं जो हैं सिर्फ घर का काम करें। वैसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं भी घर का काम करें, जेंट्स भी शेयर करें। यदि बाई द वे हाँ सिर्फ महिला हाउस होल्ड ही काम करना है तो वो जब भी करें तो उसमें भी उनको समानता मिलनी चाहिए। नए कपड़े यदि माता पिता आपके लिए ला रहे हैं तो आप ये भी कहिए कि पहले अपने लिए भी लाइए, तभी हम भी पहनेंगे। क्यों? क्योंकि उनका भी वो हक है, महिलाओं को भी, मतलब परिवार में समानता का हक महिलाओं को भी मिलना चाहिए। और आगे आइए, मान ले बहुत सारे ये कहने की बात है, लेकिन फिर भी महिलाओं को और क्या चीज़ ज़रूरत होगी। आज भी गाँव में बहुत सारे लोग फॉसिल फ्यूल से खाना बनाते हैं, कोयले से, लकड़ी से। तो उन लोगों की इच्छाएं क्या होंगी कि कम से कम मुझे एलपीजी योजना, एलपीजी के का कनेक्शन मिले। सरकार चला भी रही है उज्ज्वला योजना, एलपीजी का कनेक्शन मिले, हमारा डिपेंडेंसी हो जो फॉसिल फ्यूल से हटे, हम भी फेफड़ों से संबंधित रोग से बच सके। फिर क्या है, बिजली
कम से कम घर में रहे कि बिजली की मदद से हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करके घरेलू काम में मुझे मदद मिल सके। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन हो, जिससे कि हम कपड़े धोने का में कम समय मिल लगे मुझे, और उसी तरह खाना बनाने के लिए माइक्रोवेव हो, या और भी और जो अप्लायंस है मिक्सी मशीन हो। तो ये सब चीज़ से क्या होगा कि महिलाओं को कम से कम जो घरेलू कार्य है वो करने में आराम मिलेगा, और वो आराम मिलेगा तो उसके बाद उन लोग कुछ टाइम अपने लिए भी निकाल सकेंगी। जो मैंने कहा कि गृह उद्योग का कुछ काम करेंगी और कुछ सामान बनाएंगी घर में ही, या कुछ बाहर ही कुछ काम छोटा मोटा कर सकेंगी, जिससे उनको भी एक इनकम होगा और उनका एक अपना सेटिस्फैक्शन होगा। फिर आगे बढ़िए। एक सरकार की भी चिंता आजकल है, और एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग देखते भी हैं, टॉयलेट की। लोग कह सकते हैं कि सरकार गांव-गांव टॉयलेट बनवा रही है, घर घर टॉयलेट बनवा रही है, लोग बना भी रहे हैं, परंतु आज भी ऐसा देखा जा रहा है कि घर में टॉयलेट है, फिर भी वो लोग को टॉयलेट के लिए बाहर जाने पे मजबूर किया जाता है कि नहीं, घर का टॉयलेट नहीं इस्तेमाल करना है, घर में स्मेल आएगा, ये आएगा। परंतु ये बहुत बुरी बात है। महिलाओं को समाज में मतलब शुरुआत से ही है कि सुबह 4 बजे अंधेरे होने से पहले आप टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, और मतलब बाहर जाके मैदानों में, और रात में 4 बजे, रात में 7-8 बजे के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं टॉयलेट का इस्तेमाल करने। तो ये रूरल हाउस होल्ड का ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व होना चाहिए सामाजिक जागरूकता से। जो सरकार ने टॉयलेट बनवाने शुरू किए वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है, लेकिन आज भी कई हिस्से हैं जहाँ वो अभी भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग यदि इस समाज में रह रहे हैं, आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं, तो उनको, आपके परिवार में भी हो सके ऐसे कुछ लोग होंगे, तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि सरकार के द्वारा बनवाए गए साधनों का इस्तेमाल कीजिए। नहीं है तो उसको डिमांड कीजिए, और आप भी टॉयलेट और ये सब जो बेसिक ज़रूरी है उसका घर में ही इस्तेमाल करिए। बाहर जाने से सुरक्षा, बीमारी और से भी सुरक्षित आप रह सकते हैं। आगे बढ़िए। आजकल कई साल मतलब ये एक ग्रामीण संपन्न महिला का है, तो हम लोग यह भी कह सकते हैं कि आजकल स्मार्टफोन ये सब थोड़ा चीपली अवेलेबल हो गया है, तो महिलाएं आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखकर अपने काम को, घर का काम को आसान कर रही हैं। कई चीज़ें, नई नई चीज़ें भी सीख रही हैं, और उनके लिए यदि स्मार्टफोन अवेलेबल होता है तो वो भी टेक्निकल चीज़ों को सीख सकती हैं। तो ये सब भी एक टेक्निकल नॉलेज भी उनको मिलना चाहिए। फिर हुआ एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हेल्थ केयर फैसिलिटी। क्या होता है कि गांव में अधिकतर महिलाएं बहुत सारी बीमारियों, दर्द, चोट या जो भी होता है उसको छुपा के रख लेती हैं, क्योंकि उसके लिए उनको शहर जाना होगा, उनके पति आनाकानी करेंगे और वो लोग बताती नहीं हैं। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी सरकार को चाहिए कि गांव-गांव में हर के घर से अवेलेबल ईजिली हो, जिससे क्या होगा कि उन महिलाओं को भी यदि समस्या आएंगी तो दोपहर शाम जब भी उनको टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा जाके वो हेल्थ केयर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाके अपने समस्याओं को बताएंगे और उनका इलाज करा सकेंगी। नहीं तो बहुत बार ऐसी होती है कि उन लोगों की बीमारियों का पता भी नहीं रहता। जब वो जटिल बीमारी बन जाती है तब लोग, जेंट्स लोग उसको दिखाना शुरू करते हैं, या तब वो लोग महिलाएं बताती हैं संकोचवश। तो ये सब यदि हेल्थ केयर फैसिलिटी भी सरकार उन लोगों के लिए उपलब्ध करा दे गाँव-गाँव में, तो वो लोग के लिए बहुत अच्छा, बहुत कारगर सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। टेबल में अगली चीज़ है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। जो शहर में रहने वाले अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, मतलब जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी क्या क्या इच्छाएं होंगी। पहला है, वो लोग चाहेंगे कि बेटर लर्निंग फैसिलिटीज हो हम लोगों के पास, मतलब क्या होना चाहिए, सीखने की अच्छी से अच्छी सुविधाएं हो। और क्या चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब जो भी शिक्षा हम लोग ग्रहण करें वो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी मेरा बढ़ाए, मतलब जिससे हम लोग इस दुनिया में जॉब पाने के लायक बन सके, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी मेरे पास हाथ में लग सके। फिर उनकी क्या होगी, सरकार यदि मान ले कि जॉब, तो मतलब सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब ये तो ठीक है, लेकिन बाय द वे कोई अपना वेंचर शुरू करना चाहे, कोई अपना परियोजना शुरू करना चाहे, अपना एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना चाहे, तो सरकार कम से कम उन्हें मॉनेटरी हेल्प करे, मदद करे, एक सिस्टम बनाए जिससे कि उनकी मदद भी हो, उनको गाइडेंस भी हो, और वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो सकें। यदि वे लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे तो सरकार का ये लोग बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि सरकार के लिए एक नया रेवेन्यू जनरेशन का तरीका बनेंगे, जो आगे चल के फ्यूचर में सरकार को बहुत बड़ी हेल्प के रूप में होगी।
तो ये सब, और इसमें और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप लोग कि हाई जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, यदि उनको सरकार बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में और ज़्यादा ट्रेनिंग दे, हो सके उनको ट्रेनिंग के भी मतलब फ्री करवा दे, उन जिससे कि वो लोग खर्च मतलब कम से कम खर्च में पढ़ाई कर सकें। सरकार आजकल ये भी देती है पिछड़ी जाति के लोगों को, या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, फिर एजुकेशन लोन मिलता है, और यहाँ तक कि स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो आजकल हर जात में गरीब लोग होते हैं, तो सरकार को ये भी करना चाहिए कि शिक्षा, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में क्या है कि शिक्षा पूरी तरह फ्री है, तो लोग कह सकते हैं कि शिक्षा फ्री यहाँ भी होनी चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ भी फ्री होनी चाहिए। परंतु ये कहना कि शिक्षा मतलब लोग को ये भी कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में भी ऐसी फ्री शिक्षा होनी चाहिए, परंतु ऐसा क्या है, सरकार जब तक हमें इंसेंटिव ना देगी फ्री शिक्षा उपलब्ध कराने की, तो हम लोग कहाँ से इंसेंटिव दे सकेंगे। हम लोग हमारा स्कूल कैसे दे सकेगा। हमारे स्कूल, हमारे स्टाफ को भी हमें सैलरी देनी होती है, स्कूल का विकास भी करना होता है। तो ये सब चीज़ें एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की डिमांड हो सकती है, और भी इसमें आप कई चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली बोल रहा है कि नेक्स्ट टेबल में एक टॉपिक है कि जो अमीर परिवार से एक बच्चा है, शहरी बच्चा है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें होंगी, विकास के नाम में क्या चीज़ें होंगी। पहला है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। दूसरा है कि मतलब वो क्या चाहेगा कि मेरी शिक्षा कम से कम जो मेरे कलीग, जो मतलब मेरे समकालीन जो यूरोप में, अमेरिका में जो पढ़ाई कर रहे हैं, वैसी शिक्षा मेरे पास भी अवेलेबल हो। दूसरा, प्रोस्पेक्ट फॉर हायर एजुकेशन इन वेस्टर्न वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब उनका भी प्रोस्पेक्ट, मतलब उनको भी आशा ये रहे कि जो हम पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं वो समकक्ष में हो, कि हम यदि वो सब देश में भी पढ़ने जाते हैं तो हम लोग उनसे पीछे ना रहें। फिर वो चाहेंगे कि मेरी पढ़ाई इस लायक हो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे इंडिया में तो मिले ही, विदेशों में भी मेरी जॉब अपॉर्चुनिटी उस लायक हो, मतलब मुझे मिल सके। हम यदि फॉरेन में भी जाके पढ़ना चाह रहे हैं, रहना चाह रहे हैं, वहाँ बसना चाह रहे हैं, तो मेरी वैसी पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर वो लोग खोजेंगे कि क्योंकि वो लोग पैसे वाले हैं, रिच हैं, तो उनकी जो इंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, जो आज यूट्यूब और ये सब से वो लोग देश विदेश के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि हम लोग यहाँ भी स्वैंकी मॉल, बड़े बड़े मॉल फॉरेन कंट्रीज की तरह हो, इंटरटेनमेंट के लिए बड़े बड़े वाटर पार्क जैसा वैसा है तो वहाँ यहाँ हो, उन लोग के लिए डेवलपमेंट का तरीका नज़रिया ये होगा। और उसी तरह आगे मान लिया जैसे कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वर्ल्ड क्लास जिम हो, यदि उनको स्मार्ट बनना है, हेयर कटिंग सैलून कम से कम इस तरह का हो कि मतलब वो लेटेस्ट ट्रेंड को, फैशन को फॉलो कर सकें। उसी तरह हर तरह के कपड़े, हर तरह का पहनावा ओढ़ावा जो यूरोप में, अमेरिका में अवेलेबल हो, इंडिया में भी अवेलेबल हो, तो उनका डिमांड, यदि उनका डेवलपमेंट पूछा जाए तो उनके लिए डेवलपमेंट ये हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। टेबल में एक है ए गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, तो ये टॉपिक है। उसमें है सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट्स टू डू इन लाइफ एंड सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रोड। बोल रहा है कि एक शहरी क्षेत्र में एक लड़की है जो अमीर घर से है, तो उसकी क्या इच्छाएं होंगी। तो सबसे पहली इच्छा इसमें क्या लिखी हुई है कि वो अपने भाई की तरह फ्रीडम चाहेगी। होता भी है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि अपने भाई को आप मतलब भाई अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और बहन जो है वही मतलब लोकल जो सबसे नज़दीक में स्कूल हो वहाँ पढ़ रहा है। भाई कोटा पढ़ने जा रहा है तो बहन को ज़्यादा से ज़्यादा पटना तक पढ़ने भेजा जा रहा है। तो ये सब चीज़ असमानताओं का मतलब परिचायक है, असमानताएं दिखा रही है, तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर और क्या है, ब्रदर इज एबल टू डिसाइड एंड व्हाट सी वांट्स टू डू इन लाइफ। बोल रहा है कि जैसा कि भाई डिसाइड कर सकता है कि वो क्या करना चाहता है, वो हो सके आर्किटेक्ट बनना चाहे, वो हो सके मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहे, हो सके पायलट बनना चाहे, हो सके वो और भी कई कार्य करना चाहे, परंतु क्या वो लड़की जो है वो ये सब डिसाइड कर सकती है? नहीं। उसको अधिकतर गार्जियन, अधिकतर घरों में ये माहौल रहता है कि नहीं भाई आप डॉक्टर बनिए, आप टीचर बनिए, क्योंकि यही लड़कियों का पेशा है, आपका पेशा ये नहीं है। बाद में समझे? तो
इसलिए वो लोग चाहेंगे कि लड़कियों को भी वो चुनने का मौका मिले। फिर आगे है कि महिला यदि लड़के यदि कहें कि हम विदेश में पढ़ना चाहेंगे तो एक आंख मूंद के लोग तैयार हो जाएंगे, पर जब महिलाएं कहेंगी, बच्चियां कहेंगी, तो सबसे पहले सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रोड, तो लोग क्या कहेंगे, नहीं विदेश महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षित तो इंडिया भी नहीं है, सुरक्षित तो पटना भी नहीं है, सुरक्षित तो कोई जगह नहीं है, परंतु लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ये सुरक्षा एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसके लिए उसको लेकर यदि हम लोग पढ़ना छोड़ दें, उसके लिए यदि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना छोड़ दें, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारा विकास ही रुक जाएगा। तो जिस तरह आप जेंट्स पे भरोसा करते हैं कि नहीं वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं, अपने लड़कियों पे भी भरोसा करें, उनका भी डेवलपमेंट के लिए वो कहीं जाना चाहें तो उनको रोके नहीं। हाँ, प्रिकॉशन ज़रूर लें, सावधानी ज़रूर बरतें, लेकिन उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि आप बड़े शहरों में अपने मन की पढ़ाई आप नहीं कर सकते, आप पायलट नहीं बन सकते हैं, आपको सिर्फ टीचर और डॉक्टर ही बनना है, ऐसा आप। अब लास्ट जो है टेबल में जो मैटर है वो है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। नर्मदा वैली का आपने नाम सुना होगा, मेधा पाटेकर जी का नाम सुना होगा। वो नर्मदा वैली से बहुत जुड़ी हुई समाज सेविका हैं। नर्मदा वैली में एक डैम बन रहा है, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम की हाइट मतलब थोड़ा ज़्यादा हो रही है, जिसके चलते बहुत सारे आदिवासी परिवार डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं और हो चुके हैं। तो उसके यहाँ चर्चा की गई है कि एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए कि डैम का इस्तेमाल बिजली के लिए होता है, पानी के लिए होता है। एक इंडस्ट्रिस्ट के लिए बिजली बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके लिए वो डैम ज़रूरत है। आसपास के शहरों के लिए वो डैम ज़रूरत है, वहाँ वो पानी की सप्लाई करेगा। खेतों के लिए ज़रूरत है, परंतु उस एरिया में रहने वाले कम से कम हज़ारों हज़ार, 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग उससे डिस्प्लेस हो रहे हैं। यानी उन लोगों को वहाँ से घरों से हटा दिया जा रहा है, उनके घर सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो उनके लिए विकास का क्या मायने होगा? क्या कुछ लोगों के विकास के लिए कुछ के विकास को हम लोग दमन कर देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकेंगे। तो उनकी इच्छाएं क्या होगी, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। उनको क्या चाहिए कि जहां उन्हें स्थापित किया जा रहा है, विस्थापित मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह विस्थापित, जहां पे स्थापित किया जा रहा है, यानी उनको रहने की जगह दी जा रही है, वो जगह कम से कम से कनेक्टिविटी उसकी अच्छी हो। बहुत कोई दूर सुदूर बियाबान जगह में उनको ना दे दिया जाए। अगर नहीं भी है तो रोड की कनेक्टिविटी बना दी जाए। घर उनके लिए निर्माण कर दिया जाए। स्कूल, हॉस्पिटल जो यहाँ पे उनके पहले होंगे या ना भी होंगे तो वहाँ उपलब्ध करा दी जाए, क्योंकि वो अपना सब चीज़ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। तो कम से कम बेसिक सुविधाएं उन्हें तो मिलनी ही चाहिए। कुछ लोगों की इच्छाओं के लिए वो अपना सारा चीज़ छोड़ दे, क्या आप छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन लोगों का भी वही हाल होगा। फिर जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें खेती की ज़मीन मुहैया कराई जाए। उसके बाद जो खेती के लिए उन लोग ज़मीन छोड़ा है उसके लिए मुआवजा उन्हें मिले। और क्या उनकी सुविधाएं ज़रूरतें हो सकती हैं कि उनके घरों में भी बिजली पानी की सुविधाएं मिले। जो यहाँ पे उन्हें जो डैम उन्होंने दिया है बिजली और पानी के लिए, तो वो डैम से उन्हें भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, जिससे उन्हें कुछ तो लगाव हो सके। उस डैम में यदि कोई काम हो रहा है तो उन्हें रोजगार उस डैम के कामों में मिले। अन्यथा आसपास ऐसे जगह उन्हें बसाया जाए जिनसे उनसे रोजगार के लिए अवसरों की कमी ना हो। अगर वो लोग शायद रोजगार के लायक ना हो, ट्रेंड ना हो, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वो लोग अपना रोजगार बना सके। जो एक जीवन की उन्होंने शुरुआत जीरो से करनी है उसके लिए वो आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि यहाँ से दूसरे जगह जाए तो स्ट्रगल करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाए, क्योंकि वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। उन्हें भी इस देश पे उतना ही डेवलपमेंट पे, विकास पे उतना ही हक है जितना एक इंडस्ट्रिस्ट को, एक शहर के आदमी को है। तो हमारा टेबल इसी तरह ख़त्म होता है। इस टेबल के बाद थोड़ी सी चर्चा की गई है कि बताया गया है कि कैसे विकास का मतलब हर अलग अलग आदमी के लिए अलग होता है। एक लैंडलेस रूरल लेबरर के बारे में बताया गया है, उसके लिए कम वेतन जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एक अर्बन फार्मर के लिए बताया गया है, तो उसके लिए उसका जो अनाज है और चीप लेबर उसे चाहिए। यहाँ देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग
कि लेबरर जो लैंडलेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए वेज के रूप में, और जो बड़े स्तर पे जो खेती करने वाले किसान हैं उनको सब सस्ता से सस्ता लेबर मिलना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसी तरह जो बारिश पे बरसात पे डिपेंडेंट जो किसान हैं उनकी अलग ज़रूरतें हैं, उनके लिए सरकार से कैनाल चाहिए, बिजली चाहिए मुफ्त में चाहिए, तेल चाहिए, पर डीजल चाहिए। और वही चीज़ यदि हम शहर में कह दें कि हम तो शहर के लोग ये कह सकते हैं कि उन्हें क्यों मुफ्त की बिजली देंगे, क्यों? क्योंकि वो सबसे हमारे प्राइमरी सेक्टर के वो लोग सबसे मतलब ज़मीन से जुड़े हुए कामगार हैं, उन्हें सब देश की सुविधाओं का सबसे ज़्यादा हक उन्हीं को मिलना चाहिए। तो इसलिए ये सब चीज़ भी ज़रूरी है। फिर है रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, मतलब एक संपन्न परिवार की औरतों को भी समस्याएं होती हैं, उन्हें परिवार में कहने के लिए मतलब उनका वैल्यू कम मिलता है, दिन भर काम में बिजी रहते हैं, अपने विकास नहीं होता है, उनकी आर्थिक मजबूरियां रह जाती हैं। फिर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, मतलब इसी तरह बताया गया है कि हर तरह के तबकों से जुड़े हुए लोगों के लिए विकास का अलग महत्व होता है, विकास की अलग वैल्यू होती है। इस बुक में आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एक फ़ोटो बना हुआ है, उस फोटो में एक कार का ड्राइवर है, कार का ओनर है, वो गाड़ी चला रहा है, वो कमेंट कर रहा है एक झोपड़ी में बैठे हुए एक औरत पे कि दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, कि ये लोग विकास करना नहीं चाहते। ये सबसे गलत बात है। यदि आप कार में बैठे हुए सड़क किनारे कोई झोपड़ी में रह रहा है तो ये कहना कि वो लोग विकास करना नहीं चाहते, ये सबसे गलत बात है। इसलिए गलत बात है क्योंकि ये लोग विकास के लिए ही अपने गाँव से अपने बने बनाए घरों को छोड़कर सड़क के किनारे रहने के लिए आए हैं। विकास की आशा के लिए ही, विकास डेवलपमेंट इनके मन में भी है कि वो अपनी स्थिति सुधार सकें, वो भी कल होके मतलब शहर की सुविधाओं का इस्तेमाल करने योग्य बन सके। उन्हें भी बिजली, उन्हें भी घर चाहिए। क्यों? वो शहर में इसलिए आए हैं कि गांव में जो उनके पास रोजगार नहीं था, यहाँ रोजगार मिला तो कुछ दो पैसे कमाएंगे, कुछ घर में भी भेजेंगे, गांव पे भी भेजेंगे, कुछ अपना यहाँ भी एक स्टेटस बनाएंगे। तो ये कहना कि ये गरीब लोगों को विकास की इच्छा नहीं है, ये गलत बात है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह डेवलपमेंट का अलग अलग एक एस्पिरेशन है, हर तबके का अलग एस्पिरेशन है, और इसी के ये बहुत ही समझने योग्य चीज़ है। इसमें कई चीज़ें ऐड की जा सकती है, कई चीज़ें आपको शायद अच्छा ना लगे, शायद आपसे ना जुड़ी हो, तो हो सके आप अपने तरीके से इसे डिफाइन करें, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो आप फिर से मुझे वापस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके जवाब मांग सकते हैं, समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।